प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद इसका दूसरा भाग हम पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 5वां पद्यांश हम पढ़ते हैं। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर उर क्रंदन मुख निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिली खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुच्छतर इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जगवाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दूसरा भाग 1 संध्या के बाद नामक कविता से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत इसमें ग्राम्य परिवेश का वर्णन कर रहे हैं कि संध्या के बाद ग्रामीण परिवेश में क्या क्या अंतर आते हैं। अब प्रकृति का वर्णन करने के बाद अब वहाँ के व्यापारियों का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहता है, गांव में निर्धनता का राज है। कंप कंप उठते लौ के संग, कातर और क्रंदन मुख निराशा। कि कांपते हुए उस बत्ती के धीमी लौ के साथ जैसे उसमें कंपन होता है, तो उसकी निराशा भी उसी तरह से अंदर से कांपती हुई नजर आती है, क्योंकि वो बनिया, वो दुकानदार अपने आप को तुच्छतर समझता है। ऐसा लगता है क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा। उसी ज्योति को वो तकता रहता है, जैसे उसके गोपन अर्थात छुपे हुए मन को उसने भाषा दे दी हो। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिले खपरे घर के आंगन। और क्षण भर में पूरी बस्ती अंधेरे ने निगल ली और पूरे घर बिल्कुल आंगन बिल्कुल अदृश्य हो रहे हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। अब इसी अंधेरे में लाला अपना पूरा व्यापार, पूरा ब्याज या मूलधन सभी चीज़ें भूल गया। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही उसकी तुच्छतर। वो अपनी छोटी सी किराने की जो उसकी ढेरी, अनाज की ढेरी जिसको बेच रहा है, उसको और भी बड़ी तुच्छतर लग रही है, बहुत छोटी सी लग रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जगवार, इस बिल्कुल वीरान संध्या में वो व्याकुल है और अंदर का भाव बाहर निकल रहा है। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। आज उसे लग रहा है कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरी हस्ती कितनी छोटी है। जबकि बहुत से ऐसे महाजन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बहुत धन कमाते हैं, लाभ कमाते हैं, उनके सामने बिल्कुल तुच्छतर है। जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। अब उस सोच विचार में लग जाता है, उस विश्लेषण में लग जाता है कि उसके छोटेपन का क्या कारण है और वो असफल क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, पूरे इसमें आप एक व्यापारी के मनोवैज्ञानिक चित्र को देखेंगे। स्मृतियों में खोया व्यापारी, उसका एक दृश्य बिंब बन पड़ा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। दैन्य दुख अपमान गलानी, चिर क्षुधित पिपासा अमृत अभिलाषा। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। अपने आप को एक अपमानित सा, एक लज्जा उससे महसूस हो रही है, ग्लानि महसूस हो रही है अपने छोटेपन पर। और चिर क्षुधित पिपासा, और अंदर से जो उसकी एक बड़ा बनने की प्यास थी, वो मर चुकी है। वो अभिलाषा, ऐसा लगता है कि उसकी मौत होगी, वो मृत हो चुकी हो। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा, क्योंकि उससे आय बहुत कम होती है और इसीलिए उसका जीवन भी एक निम्न स्तर पर आ गया है, ऐसा वो अनुभव करता है। जड़ जड़ अनाज की ढेरी सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर। जैसे अनाज की ढेरी एक निर्जीव पड़ी है, ठीक उसी तरह से वह भी गद्दी पर बैठा है
बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी सी स्पर्धा से मरमर, और हर बात पर उसे झूठ बोलना पड़ता है, और दाम ऊंचा लगाने के लिए, अपने सामान को सही बताने के लिए उसको कौड़ी कौड़ी के लिए स्पर्धा करनी पड़ती है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुधर सब परिजन। वो कहता है, लाला क्या उसका परिवार फिर भी पलता है क्या? क्या उसके परिजन फिर भी स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं, स्वच्छ जीवन जी सकते हैं? बना पा रहा पक्का घर, क्या अपने लिए वो पक्का घर बना पाया है? उसके मन में सुख है क्या? क्या वो कोई धन जुटा पाया है? किसके कंधों में कथड़ी ठिठुरा अब सर्दी से तन। इसी सोच विचार से उससे कंधे में जो कथड़ी, जो पुराना कपड़ा उसने ओढ़ रखा था, वो सरक जाती है और उसे कुछ ठंड अनुभव होती है। सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर विवशता का कारण, अपनी विवशता का वो कारण ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि क्यों मैं इतना दीनहीन हो गया हूँ, जबकि और महाजन बहुत तरक्की कर रहे हैं। इसमें व्यापारी की दैन्य दशा का चित्रण हुआ है, जैसा कि यहाँ पर एक अपने विचारों में खोए व्यापारी का दृश्य भी बन पड़ा है। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। इसमें शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। अब अपने आप को वो कुछ साहस करके कहता है कि जैसा शहर का बनिया भी बहुत बड़ा बन गया है, बहुत लाभ कमाया है, क्या वह नहीं बन सकता उस तरह से? रोक दिए किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन? उसकी उन्नति के सब साधन किसने रोक दिए? कौन बाधक है उसकी प्रगति में? यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जबकि कुछ हो परिवर्तन? अब सोचता है कि मेरी प्रगति के रास्ते किसने रोक दिए हैं? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि कुछ मैं भी तरक्की करूं, या सब आम व्यक्ति यहाँ पर तरक्की करे, विकास करे? कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। यहाँ पर कर्म और गुण के आधार पर ही आय और व्यय का वितरण हो, ऐसी साम्यवादी सोच वो अपने दिमाग में दे रहा है। घुसे घरौंदे में मिट्टी की अपनी अपनी सोच रहे जन। सभी लोग अपने अपने मिट्टी के घरों में बैठ कर के ये सोच रहे हैं, क्या कुछ ऐसा नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन? क्या कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नेता या ऐसा कोई आगे ले जाने वाला व्यक्ति नहीं होता है कि सब में एक ऐसा एक संदेश फूंक ले कि सब व्यक्ति बराबर के हकदार हों अपने कमाई पर या अपने लाभ पर? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता? मिलकर जन निर्माण करे, जग मिलकर भोग जीवन करे, जीवन का सभी व्यक्ति निर्माण करे और सभी उसका भोग भी करें। जन विमुक्त हो, जन शोषण से हो समाज अधिकारी धन का। पूरा समाज या सब व्यक्ति शोषण से मुक्त हों और पूरा समाज अधिकारी हो उस धन को पाने का जिस लिए वो श्रम कर रहा है। ऐसी साम्यवादी सोच उसके मस्तिष्क में आ रही है व्यापारी की। इसमें आप जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि साम्यवादी विचारधारा का उद्घाटन हुआ है, समाज की आर्थिक विषमता का चित्रण हुआ है। अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अगला पद्यांश, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास बसन तन। अब व्यापारी कुछ ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है कि दरिद्रता पापों को जन्म देती है, गरीबी पापों को जन्म देती है, इसलिए अगर गरीबी नहीं रहेगी तो पाप भी नहीं रहेंगे। वह कामना करता है कि सभी लोगों के पाप या कोई किसी तरह के रोग या भय, वह भय मुक्त हो जाए। सुंदर व अधिवास बसंतन, सबके पास रहने के लिए सुंदर घर हो, अच्छे वस्त्र हों। पशु पर मानव की जय हो। पशुओं पर मानव की जय का अर्थ है कि जो शोषक वर्ग है उसकी हार हो जाए और मानवता की जय हो जाए, वो विजयी हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए। कि इस तरह की परिपाटी खत्म हो, पूंजीपति और एक श्रमिक वर्ग की जो परिपाटी चल रही है वो समाप्त हो जाए और सभी व्यक्तियों के दोष निकल जाएं और सब व्यक्तियों में श्रम भी बंट जाए और लाभ भी बंट जाए। प्रजा सुखी हो देश की उसी अवस्था में उस देश की प्रजा, उस देश के लोग सुखी रह सकते हैं। टूट गया वो स्वप्न बणी का, आई जो बुढ़िया बेचारी,